हेलो एवरीवन, आज हम फार्मा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है आपका एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं? एड्रेनर्जिक ड्रग्स को हम क्या भी बोलते हैं? सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स। यानी कि ये वे ड्रग्स हैं जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फेवर करते हैं या प्रमोट करते हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब आपका ये पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपके न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपके 3 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं मेनली, जिनका नाम क्या क्या है? जिनका नाम है आपका जो है आपके क्या क्या एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन। ठीक है, आपके 3 न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। एपिनेफ्रिन को मेट्रोनिलिन भी बोलते हैं, नोरेपिनेफ्रिन को नोरेड्रेनालिन बोलते हैं और आपका डोपामिन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमिशन करते कैसे हैं, अब हम वो देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपका देखो, आपका क्या होता है, आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में आपका क्या है, आपका टायरोसिन अंदर आया। अब जैसे ही आपका टायरोसिन अंदर कहाँ से आ रहा है, आपका टायरोसिन को अंदर कौन लेकर आ रहा है? आपका सोडियम डिपेंडेंट टायरोसिन ट्रांसपोर्टर। अब ये आपका टायरोसिन अंदर आया, आपका टायरोसिन का क्या होगा? आपका टायरोसिन का हुआ हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन से वो क्या बना आपका? वो बना आपका एल डोपा, जिसको हम क्या भी बोलते हैं? L3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एनालिन। ठीक है, आपका एल डोपा या फिर इसको लिवर डोपा भी बोल सकते हो। फिर आपका जो एल डोपा है वो कन्वर्ट हुआ किसमें? आपके डोपामिन में। अब आपका ये डोपामिन जो है वो स्टोर हो जाता है आपका साइनेप्टिक वेसिकल में, और साइनेप्टिक वेसिकल में ही डोपामिन आपका कन्वर्ट हो जाता है नोर एपिनेफ्रिन या फिर नोर एड्रेनालिन में। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही कोई भी आपका एक्शन पोटेंशियल आया, यहाँ पे कोई भी आपका एक्शन पोटेंशियल आया, उसकी वजह से क्या होता है, आपका कैल्शियम चैनल जो है, आपका कैल्शियम चैनल वो आपका ओपन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब जैसे ही कैल्शियम और सिनेप्टिक वेसिकल बनते हैं, वैसे ही क्या होता है आपका, वैसे ही क्या होगा आपके, वैसे ही आपका नोरेपिनेफ्रिन का क्या होगा, आपके साइनस में रिलीज होगा। और वो किस पे जाके बाइंड करेगा? आपके रिसेप्टर्स पे। वो आपके इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, नोरेपिनेफ्रिन। अब देखो, जैसे कि ये पूरा न्यूरो ट्रांसमिशन हमने देखा कि भाई कैसे नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हुआ आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब देखो क्या होगा, जो आपका नोर एपिनेफ्रिन है ना, वो आपका जब इन सबको बाइंड कर लेगा, जैसे मान लो इस रिसेप्टर पे भी आया, इस पे भी, जब उसने सारे रिसेप्टर की सीट ऑक्यूपाई कर ली, तो वो आपके प्री साइनेप्टिक के ही एक रिसेप्टर पे जाता है। ठीक है, वो वहाँ यहाँ से जाएगा। अगर आपका नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज हो गया ना, तो आपको ये इस पे जाके बाइंड कर जाएगा, और ये आपका नेगेटिव फीडबैक भी है एक तरह से कि भाई यहाँ पे बहुत सारा नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हो गया, हो चुका अपना काम, तू अब नोरेपिनेफ्रिन बनाना बंद कर। ये यहाँ पे इस रिसेप्टर पे ये फायदा है, यानी आपके प्राइस सिनेप्टिक न्यूरॉन पे होने का ये फायदा है। ठीक है, अब जब आपका नोरेपिनेफ्रिन ने आपका सारा काम कर दिया यहाँ पे आके, तो ये क्या होता है, ये डिटैच भी होता है। अब डिटैच होने के बाद ये क्या क्या कर सकता है, आपका नोरेपिनेफ्रिन क्या क्या कर सकता है? ये आपका 3 प्रोसेसेस कर सकता है। ठीक है, ये 3 तरह से आपका यूज़ हो सकता है। पहला क्या है, या तो ये डिफ्यूज हो जाए ब्लड में। ठीक है, दूसरा क्या है, ये मेटाबोलाइज हो जाए बाय द एंजाइम कैटाकोल और मिथाइल ट्रांसफरेज की वजह से क्या हो जाएगा, आपका नोरेपिनेफ्रिन आपका मेटाबोलाइज। और तीसरा क्या है, इसका रीअपटेक हो जाए, जो कि मेन केसेस में आपका रीअपटेक ही होता है आपके नोरेपिनेफ्रिन का। और रीअपटेक आपका कौन सा कराता है? आपका सोडियम क्लोराइड डिपेंडेंट नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। इसकी वजह से आपके ये जो आपका नोरेपिनेफ्रिन है, इसका रीअपटेक होता है। ठीक है, ये आपका नोरेपिनेफ्रिन गया वापस, और ये वापस इसके पास भी क्या है, वापस या तो ये वापस ही साइनेप्टिक वेसिकल में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, जैसा कि होता है, या फिर ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इसको क्या कर दे, इसको मेटाबोलाइज कर दे। ठीक है, या तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इसको क्या करे, मेटाबोलाइज कर दे, या फिर ये क्या हो जाए, वापस स्टोर हो जाए आपका कहाँ, साइनेप्टिक वेसिकल में। ठीक है, ये था आपका नोरेपिनेफ्रिन का न्यूरो ट्रांसमिशन। फिर से एक बार देखो अगर आप, तो क्या है, टायरोसिन से आपका एल्डोपा, एल्डोपा से डोपामिन, डोपामिन से आपका नोरेड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन आपका रिलीज हुआ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, इसने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया। जब काम हो गया तो ये गया वापस आपके इस रिसेप्टर पे, इसने इसको नेगेटिव फीडबैक दिया कि भाई यहाँ पे अपना काम हो चुका है, तो नोरेपिनेफ्रिन बनाना बंद कर। अब जब नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, वो आपका डिटैच हो जाता है यहाँ से। अब वो क्या कर सकता है, या तो वो डिफ्यूज जाएगा आपका ब्लड में, या फिर वो आपका मेटाबोलाइज हो जाएगा, या फिर आपका रीअपटेक हो जाएगा। ठीक है, रीअपटेक होने के बाद भी उसके पास क्या क्या है, या तो वो स्टोर हो जाएगा साइनेप्टिक वेसिकल में, या फिर आपका मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम उसको मेटाबोलाइज कर देगा। अब देखो, कोई भी अगर आपको इंपल्स कराना है, जैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आया, नोरेपिनेफ्रिन आपका बाइंड हुआ, इसकी वजह से आपका जो इम्पल्स था, वो इम्पल्स आपका क्या हो गया, वो इम्पल्स आपका ट्रांसमिट हो गया। अब मान लो अगर किसी भी इम्पल्स को जब हम ट्रांसमिट कराते हैं, उसमें किस किस का रोल है, आपके एक तो आपका किसका पहला रोल आपका किसका, एक तो न्यूरो ट्रांसमीटर का, कि भाई वही तो है जो आपके उस पर बाइंड होगा रिसेप्टर पे, और दूसरा रोल किसका, आपके रिसेप्टर का। ठीक है, जब ये दोनों ही होते हैं तभी तो आपका कोई भी नर्व इम्पल्स आपका ट्रैवल करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई रिसेप्टर कौन कौन से हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो कि जो आपके क्या न्यूरो ट्रांसमीटर को बाइंड कराते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से रिसेप्टर है वो हमको देखना है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। देखो, आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं, वे आपके हैं अल्फा और बीटा। आपको 2 नाम याद रखने हैं, आपके अल्फा और बीटा। अल्फा में आपके 2 पार्ट, बीटा में आपके 3 पार्ट। ठीक है, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, आपके रिसेप्टर्स की। ठीक है, रिसेप्टर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपके रिसेप्टर्स अल्फा बीटा, आपके किस में, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अब हमने रिसेप्टर्स पे देख लिया, अब एक बार हम इनकी क्या भी देख लेते हैं, एक बार हम इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनकी बड़ी लोकेशन पे बात करें। लोकेशन पे अगर आप बात करो, तो जो आपका अल्फा 1 है, वो आपको कहाँ मिलता है, वो आपको आपकी ब्लड वेसल्स में मिलता है, वो आपको आपकी आई में, वो आपके लिवर में, वो आपकी किडनी में, और वो आपके यूरिनरी स्फिंक्टर्स में। अब ये वहाँ करता क्या है, देखो, आपकी ये ब्लड वेसल्स में क्या करता है, अल्फा 1 पे रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा, जब आपका अल्फा 1 एक्टिवेट हुआ, ये क्या करेगा, ये आपके ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन
आई में आपके क्या करेगा, माइड्रियासिस। लीवर में क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये आपके किडनी में क्या करेगा, रेनिन का सिक्रीशन कम करेगा, ठीक है। और यूरिनरी स्फिंक्टर क्या करेगा, आपका यूरिन रिटेंशन करेगा, ठीक है। अल्फा 2 आपका जो है, अल्फा 2 सिर्फ आपका एक लोकेशन पे है, वो क्या है आपकी लोकेशन, वो आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में क्या करता है, आपका इंसुलिन का सिक्रीशन कम कराता है, ठीक है। और ये कहाँ भी होता है आपका, प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग। देखो जो मैंने यहाँ पे आपका एक रिसेप्टर बना रखा है, ये आपका कौन सा रिसेप्टर पे मैंने लिखा भी है, आपका अल्फा 2 रिसेप्टर है, ठीक है। अल्फा 2 रिसेप्टर आपका कहाँ भी होता है, प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग पे, ठीक है। प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग पे भी होता है। अब ये हमने अल्फा 1 देखा, अल्फा 2 देखा, अब बताओ बीटा 1। बीटा 1 आपका कहाँ होता है, बीटा 1 एक तो आपका हार्ट में होता है, ठीक है, और एक आपका किडनी में। किडनी में क्या करता है, आपके रेनिन का रिलीज इंक्रीज करता है, ठीक है। अब आप देखो बीटा 1 हो गया, आपके पास एक हार्ट है तो आपको याद रखना है एक, ठीक है। मेनली हम जब बीटा 1 का एग्जाम्पल बोलते हैं तब हम हार्ट बोलते हैं, ठीक है, आपका हार्ट। और बीटा 2 में आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका किडनी। किडनी में आपका जब बीटा 2 एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, आपका ब्रोंको डायलेशन। और ये कहाँ भी आपका, ये आपके स्केलेटल मसल्स के ब्लड वेसल्स में भी, आपके स्केलेटल मसल्स के ब्लड वेसल्स में भी है, वहाँ ये क्या करते हैं उनका वैसो डायलेशन, ठीक है, वैसो डायलेशन। और ये कहाँ भी आपके स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी प्लस यूटेरस। बीटा 2 आपका कहाँ भी स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी और यूटेरस। ये जीआईटी में क्या करता है, आपका जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। और आपका यूटेरस में क्या करता है, आपका लेबर इनहिबिशन करता है। और ये आपका कहाँ भी है, बीटा 2 रिसेप्टर आपका पेनक्रियाज में भी है। पेनक्रियाज में क्या करता है, आपका इंसुलिन के इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है, ठीक है, ये आपका इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है। और एक अब हम बात करते हैं बीटा 3 रिसेप्टर्स की। जब बीटा 3 रिसेप्टर की लोकेशन आपको क्या है, दो आपकी है, आपके एडिपोस टिश्यू में है और आपकी यूरिनरी ब्लैडर में है। जब बीटा 3 एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, एडिपोस टिश्यू में वो लिपोलाइसिस करता है और यूरिनरी ब्लैडर में वो क्या करता है, आपका रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में पता है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में जैसे हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो उसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या रखा, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, एक्शन कैसे कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर सेलेक्टिविटी, कि भाई कौन से रिसेप्टर पे जाके कौन सी ड्रग बाइंड कर रही है। फिर हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर। इन 3 पार्ट में हमने हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग्स को क्लासीफाई किया। अब हम डिस्कस करते हैं पहले कि अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन भी आपका दो है, डायरेक्टली एक्टिंग, एक आपका इनडायरेक्टली एक्टिंग और एक आपका क्या, एक आपका मिक्स्ड। देखो डायरेक्टली एक्टिंग में क्या है ना, डायरेक्टली एक्टिंग में वे ड्रग्स जो डायरेक्टली आपके जाके रिसेप्टर पे बाइंड कर जाती है, वे डायरेक्टली आके आपके रिसेप्टर पे बाइंड कर देंगे, ठीक है। और इनडायरेक्टली एक्टिंग में क्या है आपका, वे डायरेक्टली तो बाइंड नहीं कर सकती आपके रिसेप्टर पे, लेकिन जो चीज़ आपके रिसेप्टर पे बाइंड करेगी क्या है, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर, वे आपका न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इंक्रीज कर देंगे। वे ड्रग्स आपकी कौन सी ड्रग्स बनी, वे आपकी इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स बनी। और मिक्स ड्रग्स यानी क्या, वे दोनों ही काम कर सकता है आपका, आपके डायरेक्टली एक्टिंग का भी और इनडायरेक्टली एक्टिंग का भी। अब अगर हम डायरेक्टली एक्टिंग में एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं आपके एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, ज़ैलोमेटाज़ोलाइन या फिर आपका फिनाइलेफ्रिन। ये आपके एग्जांपल हैं किसके, ये आपके एग्जांपल है डायरेक्टली एक्टिंग के एग्जांपल्स। अब अगर आप इनडायरेक्टली एक्टिंग के एग्जांपल देखो, इनडायरेक्टली एक्टिंग को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो वो जो आपके एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग से नोरेड्रेनलिन का रिलीज करें इंक्रीज। मैंने बताया ना कि भाई जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कराएगा ज़्यादा, वही हमारे क्या इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो जो आपके एक तो नर्व एंडिंग से किसका, नोरेड्रेनलिन का, जो एक क्या करें आपका इनहिबिशन ऑफ फ्री अपटेक ऑफ नोरेड्रेनलिन। अब ये जो आपका अपटेक हो रहा था ना यहाँ से, देखो जो अपटेक हो रहा था यहाँ से, अब ये तो क्या है, इनहिबिट कर दें रीअपटेक, तो क्या होगा उसकी वजह से, आपका नोरेड्रेनलिन आपके साइनेप्टिक लेफ्ट में ज़्यादा देर तक रहेगा। तीसरा क्या है आपका, प्रिवेंटिंग द एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ नोरेड्रेनलिन, कि भाई जो आपका मैंने बताया था आपकी क्या, आपका यहाँ पे नोरेड्रेनलिन का क्या नहीं होने देंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं होने देंगे वे ड्रग्स। तो अब देखो क्या क्या है, जैसे इनडायरेक्ट एक्टिंग में जो आपके नोरेड्रेनलिन का रिलीज इंक्रीज करे वे वाली ड्रग कौन सी है आपकी, एम्फेटामाइन, आपका टायरामाइन, आपका मोडाफिनिल और आपका मिथाइल फेनिडेट, ठीक है। ये ड्रग्स हैं आपकी कौन सी, जो आपके नोरेड्रेनलिन को के रिलीज को इंक्रीज करती है आपके नर्व एंडिंग से, ठीक है। कौन कौन सी, एम्फेटामाइन, टायरामाइन, मोडाफिनिल और आपका मिथाइल फेनिडेट। अब जो आपका रीअपटेक को इनहिबिट करें वे कौन कौन सी आपकी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, टीएडी आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कौन सी ड्रग है, एमिट्रिप्टाइलिन, ठीक है, एमिट्रिप्टाइलिन या फिर कोकेन, एटोमोक्सिन या फिर डोलोक्साटाइन, ठीक है। ये आपके ड्रग्स हैं जो आपकी क्या करेंगी, इनहिबिशन ऑफ रीअपटेक। कौन कौन सी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एमिट्रिप्टाइलिन, कोकेन, एटोमोक्सिन और आपके डोलोक्सिन, ठीक है। अब जो आपके प्रिवेंट करते हैं एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म होने ही होने से नोरेड्रेनलिन का, उसमें कौन कौन से आपके MAO मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जो यहाँ पे आपका जो कर रहा था ना आपका मेटाबॉलिज्म, वो नहीं होगा। और दूसरा क्या है आपका, आपके बाहर कौन सा मैंने बताया था, COMT, कैटाकोलामाइन और मिथाइल ट्रांसफरेज, जो इन दो एंजाइम को इनहिबिट कर दें वही क्या होंगी हमारी, वही इसमें आएंगी। उसके लिए कौन कौन सी आपकी, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज में आपका कौन कौन सा है, आपकी सेलेजिलाइन, आप याद रखो, ठीक है, सेलेजिलाइन आपकी इसके लिए। और आपका कैटाकोलामाइन मिथाइल ट्रांसफर में क्या आपका एंटोकैपोन, ठीक है, एंटाकापोन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगला क्या है हमारे एग्जांपल्स आपके अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर सेलेक्टिविटी, कि भाई कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा उसके हिसाब से हमने अल्फा 1 एगोनिस्ट आपकी कौन कौन सी हैं। अल्फा 1 एगोनिस्ट पहले तो देखो हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 पार्ट में, कौन कौन सी हैं, अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एगोनिस्ट, अल्फा प्लस बीटा एगोनिस्ट। अल्फा 1 एगोनिस्ट में आपकी कौन कौन सी ड्रग्स आई, ज़ैलोमेटाज़ोलाइन, ऑक्सीमेटाज़ोलाइन, आपकी फिनाइलेफ्रिन और आपकी मिडोड्रीन, ये हैं अल्फा 1 में। अल्फा 2 एगोनिस्ट में आपके कौन कौन से आई, अल्फा मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन और आपका क्या,
ब्राइमोनिडीन, ठीक है। आपका डाइन सारा इसी में आ गया, ठीक है। आपका पहला कौन है अल्फा 2 एगोनिस्ट में, अल्फा मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन और आपका क्या ब्राइमोनिडीन, ठीक है। बीटा 1 एगोनिस्ट में सिर्फ आप एक याद रखो, आपका क्या डोबुटामाइन, आपका क्या है बीटा 1 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है आपका साल्बुटामोल, राइट्रोड्राइन, आइसोसप्रिन और आपका क्या टर्बुटालाइन, ठीक है। ये आपके एग्जांपल है किसके बीटा 2 एगोनिस्ट के। और आपके बीटा 1 प्लस बीटा 2 एगोनिस्ट में आपके क्या क्या है, आपका क्या है आइसोप्रेनलिन। और आपके अल्फा और बीटा एगोनिस्ट में क्या है, अल्फा बीटा एगोनिस्ट में एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। आपके देखो बीटा 1 एगोनिस्ट में एक एग्जांपल याद रखना आपको, बीटा 1 और बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या डोबुटामाइन और आपका क्या आइसोप्रेनलिन, ठीक है। अब आपका अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर आपके दो पार्ट्स में बांटा। एक तो कैटाकोलामाइंस कौन से जो आपके कंटेन क्या करते हैं, कंटेन न्यूक्लियस 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। और आपके नॉन कैटाकोलामाइंस में हमने इसको नेचुरल और सिंथेटिक में बांटा। नेचुरल में क्या आपका याद रखना है, आपका डोपामीन, एड्रेनलिन और आपका नोर एड्रेनलिन। सिंथेटिक में क्या आपका डोबुटामाइन, आइसोप्रेनलिन और आपका क्या डोपेक्सामाइन। और आपके नॉन कैटाकोलामाइंस में एक किसका ट्रिक है, आप सबने स्टोरी तो देखी होगी, स्टोरी का एग्जांपल याद रखो आप, सेक्सा से आपको याद हो जाएगा। एस से क्या आपका साल्बुटामोल, ई से क्या आपका एफिड्रिन, ए एक्स से क्या आपका ज़ैलोमेटाजोलाइन, ए से क्या आपका एम्फेटामाइन, ठीक है। अब चलो हम चलते हैं आपके क्लिनिकल यूज़ ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। भाई हम कहाँ कहाँ ड्रग्स को यूज़ करें, क्लिनिकल यूज़ पहला कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशन पर यूज़ करेंगे, तो किसमें जब आपको एनाफाइलेटिक शॉक है हम कौन सा देंगे, आपका एड्रेनलिन। जब आपको क्रोनिक और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, क्या है क्रोनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, उसमें कौन सी दोगे आप माइडोड्रीन। जब आपको कार्डियोजेनिक शॉक है, फॉर एग्जांपल आपका आफ्टर अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसमें हम क्या देंगे डोपामीन। या फिर इंक्लूडिंग लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट इन कॉमन कोल्ड एलर्जिक राइनाइटिस, उसमें हम कौन कौन से देंगे आपकी जोलाइन फैमिली, आपका ज़ैलोमेटाजोलाइन और ऑक्सीमेटाजोलाइन। अब इंक्लूडिंग लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स लिग्नोकेन बाय रिड्यूसिंग इट्स लोकलाइज्ड अब्जॉर्प्शन, उसके लिए क्या है एड्रेनलिन इज यूज्ड, ठीक है। अब आओ पल्मोनरी एप्लीकेशंस में, आप ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD और आपके ब्रोंकियल अस्थमा में आप क्या दोगे, क्या साल्बुटामोल। ऑप्थेल्मिक एप्लीकेशंस में आओ, एज अ माइड्रेटिक एजेंट फॉर रेटिनल एग्जामिनेशन, कौन सी आपकी फिनाइलेफ्रिन, एज अ माइड्रेटिक एजेंट फॉर रेटिनल एग्जामिनेशन। ग्लाइकोमा में आप क्या दोगे, आपका एप्राक्लोनिडीन और आपका क्या ब्राइमोनिडीन। माइड्रेटिक में आपका फिनाइलेफ्रिन, ग्लाइकोमा में आपका एप्राक्लोनिडीन और ब्राइमोनिडीन। आपका फिर लगा जेनाइट यूरिनरी एप्लीकेशंस, एज अ टोकोलाइटिक इन प्रीटर्म लेबर, आप कौन से दोगे, आपका राइटोड्रीन और आपका क्या आइसोक्सुप्रीन, ठीक है। अब आपका सेंट्रल नर्वस एप्लीकेशंस में आप क्या दोगे, आप नेक्रोलेप्सी में क्या दोगे मोडाफिनिल, या क्या है ये मोडाफिनिल आपका एम्फेटामाइन सब्स्टिट्यूट। और आप ADHD में क्या दोगे, आपका मिथाइल फेनिडेट और आपका क्या एटोमोक्सिटाइन, ठीक है, एटोमोक्सिटाइन दोगे आप। ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इन प्रेगनेंसी, अल्फा मिथाइल डोपा, ठीक है। अब आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे आपकी बॉडी पे अब इफेक्ट क्या शो होंगे, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स, सेंट्रल एक्साइटेटरी इफेक्ट्स ऑन CNS, क्या है एक्साइटेटरी इफेक्ट्स शो करता है। एम्फेटामाइन लाइक इफेक्ट्स जो क्या है इंक्रीज रिलीज ऑफ डोपामीन एंड नोरएड्रेनालिन इन ब्रेन, ठीक है। सेंट्रल एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑन CNS, एम्फेटामाइन लाइक इफेक्ट्स, इंक्रीज रिलीज ऑफ क्या आपका डोपामीन एंड नोरएड्रेनालिन इन ब्रेन। से क्या होता है आपका एलिवेशन ऑफ मूड, क्या आपका यूफोरिया क्या होता है आपका एलिवेशन ऑफ मूड। आपको स्लीप डेफरिंग होगी, आपका अटेंशन इंप्रूव हो जाएगा, इंप्रूव अटेंशन। आपका एपेटाइट क्या हो जाएगा सप्रेशन, आपको भूख कम लगेगी। आपका कार्डियक स्टिमुलेटरी एक्साइटेटरी इफेक्ट, आपका कार्डियक कहाँ था मैंने क्या बताया था आपका बीटा 1, यानी बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट जब होगा तो क्या होगा आपकी जो हार्ट रेट है वो आपकी इंक्रीज क्या करेगा, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इंक्रीज होगा। डिक्रीज क्या होगा आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड इन ऑल टिश्यू। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका हार्ट रेट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से क्या आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड तो कम ही होगा ना, तो आपका इंक्रीज होगा हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड वेलोसिटी इन द कंडक्टिंग टिश्यू। और डिक्रीज क्या होगा आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड इन ऑल टिश्यू। अब पेरिफेरल स्टिमुलेटरी एक्साइटेटरी इफेक्ट, ठीक है। अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन से क्या होगा वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा आपका, कहाँ इंक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, उसकी वजह से क्या होगा आपका पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस आपका क्या होगा बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा आपका ज़्यादा। आप ये समझो जब भी आप आपने पाइप लगा के आप अपनी गाड़ी धो रहे हो या फिर आप अपने पेड़ों में पानी डाल रहे हो तो क्या होता है जब हम पाइप को आगे से खींचते हैं या जब हम पाइप को खींचते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है तेज़ निकल के आता है। उसी तरह यही हो रहा है, जब हमने वैसोकंस्ट्रिक्शन कर दिया उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब देखो दूसरा क्या आपका प्रोस्टेट ब्लैडर बेस एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोस्टेट ब्लैडर बेस एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपका क्या होगा यूरिनरी कॉन्टिनेंस होगा, ठीक है। एबिलिटी टू कंट्रोल ब्लैडर, क्या होगा यूरिनरी कॉन्टिनेंस, एबिलिटी टू कंट्रोल ब्लैडर। आपका क्या होगा फिर तीसरा एक्टिवेशन ऑफ डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। अब क्या होगा एक्टिवेशन ऑफ डक्टस डेफरेंस, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एक्टिवेट, वो किसके लिए आपके मेल एजैकुलेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
और आपका जब चौथा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल पिपुलरी डायलेटर मसल्स, यानी आपका क्या होगा, आपका माइड्रियासिस, ठीक है, क्या होगा, माइड्रियासिस। ये सारी वही हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो आपका अल्फा 1 जब एक्टिवेट होगा क्या करेगा, बीटा 2 बीटा 1 जब एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये सारा वही है इसमें। अब देखो पेरिफेरल इनहिबिटरी इफेक्ट क्या है, इनहिबिटरी क्या है, जब आपका बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन होगा, जब आपका बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन है तो आपका क्या है, पेरिफेरल इनहिबिटरी। उसकी वजह से क्या होगा, देखो बीटा 2 में हमने क्या क्या बताया था, यहाँ देखो आप, बीटा 2 क्या करता है आपका, ब्रोंकोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन, इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा, लेबर इनहिबिशन, जेआई मोटिलिटी कम, ठीक है, ये सब क्या करता है आपका बीटा 2। अब यही देखो इसमें वही लिखा है, पेरिफेरल इनहिबिटरी वैसोडाइलेशन इन ब्लड वेसल्स विच सप्लाई स्केलेटल मसल्स, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज पेरिफेरल ब्लड फ्लो। दूसरा क्या आपका ब्रोंकोडाइलेशन, आपका तीसरा क्या यूट्राइन स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, चौथा क्या आपका स्केलेटल मसल ट्रेमर्स। आपको सिर्फ आपके रिसेप्टर्स की लोकेशन याद रखनी है, उसके साथ साथ आपको इफेक्ट भी आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। वो देखो ना, वैसोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, यूट्राइन स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड आपका क्या, स्केलेटल मसल ट्रेमर। अबाउट इफेक्ट ऑन क्या आपका, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। उसके से क्या होगा आपका, हाइपरग्लाइसीमिया, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइपरग्लाइसीमिया। देखो कैसे, ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन इन लीवर कोजिंग इंक्रीज क्या आपका, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस और आपका क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अभी अगर आपका हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा आपको, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और आपका क्या होगा, हाइपोकैलमिया, ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन द सोडियम पोटेशियम पंप शिफ्ट क्या आपका पोटेशियम इनटू सेल्स। आपका जो पोटेशियम है वो आपका कहाँ, सेल्स के अंदर चला गया, उसकी वजह से क्या होगा, आपके सोडियम की अमाउंट क्या हो गई, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया आपको, हाइपोकैलमिया, ठीक है। फिर आओ लिपोलाइसिस पे, ड्यू टू बीटा 3 रिसेप्टर स्टिमुलेशन इन एडिपोज टिश्यू कोजिंग इंक्रीज रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर आपका फ्री फैटी एसिड क्या होगा और ग्लिसरॉल क्या होगा, आपका लिपोलाइसिस हो रहा है तो इनका कंसंट्रेशन ब्लड में क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वही था देखो, हाइपोकैलमिया में क्या था आपका पोटेशियम सेल्स के अंदर गया तो आपके ब्लड में क्या हो गया, आपके ब्लड में पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो गई और उसी वजह से आपको क्या हुआ, हाइपोकैलमिया। लिपोलाइसिस, ठीक है, लिपोलाइसिस क्या है, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलमिया और आपका लिपोलाइसिस, ठीक है। अब आपका एंडोक्राइन इफेक्ट क्या है, जब आपका बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन हुआ, एंडोक्राइन इफेक्ट बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये देखो आप बीटा 1 और अल्फा 1 की आप एक बार ये याद रखो कि अल्फा 1 में आपका ये देखो माइड्रेसिस, ग्लाइकोजन, रेनिन, और बीटा 1 में आपका हार्ट और किडनी, ठीक है। अब आओ इसमें हम देखते हैं, इंक्रीज रेनिन सिक्रीशन ड्यू टू बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, ठीक है, क्योंकि आपका बीटा 1 कहाँ भी आपका किडनी में भी है, जब आपका एक्टिवेट होता है क्या होता है आपका रेनिन ज़्यादा, ठीक है। इंक्रीज रेनिन सिक्रीशन इन juxtaglomerulus in kidney, decrease noradrenaline release from presynaptic adrenergic nerve ending due to alpha 2 receptor stimulation। जो आपका अल्फा 2 रिसेप्टर आपका कहाँ भी था, आपका प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग में भी था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीज नोराड्रेनालिन रिलीज फ्रॉम प्री ड्यू टू अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये आपका अल्फा 2 जो रिसेप्टर था वो आपका क्या भी दे रहा था, वो आपका नेगेटिव फीडबैक दे रहा था। ऐसे ही क्या होगा, जैसे अल्फा 2 आपका स्टिमुलेट होगा उसकी वजह से क्या आपका नेगेटिव फीडबैक जाएगा, उसकी वजह से आपका नोराड्रेनालिन कम सिक्रीट होगा, ठीक है। और एड्रेनलिन हम कब कब देते हैं, जब आपको क्या है, एनाफाइलेटिक शॉक, और हम इसको लिग्नोकेन के साथ भी देते हैं। लिग्नोकेन आपका क्या है, एनेस्थेटिक है, ठीक है। एनाफाइलेटिक शॉक में दिया और कॉम्बिनेशन में लिग्नोकेन टू इंक्रीज द डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। अब तीसरा क्या है, फार्माकोलॉजिकल होमोस्टेसिस फॉर फेशियल ओरल एंड नेजोफेरेंजियल सर्जरी, ठीक है। एग्जाम्पल, एड्रेनलिन अप्लाइड टॉपिकली इन नेजल पैक्स फॉर एपिस्टेक्सिस, ठीक है। एपिस्टेक्सिस क्या होता है, जब आपके नाक में से खून आता है, ठीक है। और इन जिंजिवल स्ट्रिंग फॉर जिंजिवेक्टोमी, ठीक है। फोर्थ क्या आपका, कार्डियक अरेस्ट एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। फिफ्थ क्या है आपका, ग्लोकोमा, ठीक है। फिर देखो एक बार इसको, इंडिकेशंस ऑफ एड्रेनलिन, द फर्स्ट इज एनाफाइलेटिक शॉक, सेकंड इन कॉम्बिनेशन विद ग्लूकोकेन टू इंक्रीज द डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। थर्ड आपका क्या है, फार्माकोलॉजिकल होमोस्टेसिस फॉर फेशियल ओरल एंड नेजोफेरेंजियल सर्जरी, फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन अप्लाइड टॉपिकली नेजल पैक्स फॉर एपिटेक्सिस और इन जिंजिवल स्ट्रिंग फॉर जिंजिवेक्टोमी, ठीक है। फोर्थ आपका कब देंगे एड्रेनलिन, जब क्या है, कार्डियक अरेस्ट या फिर आपका क्या है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। फोर्थ क्या आपका, ग्लूकोमा, एज प्रोडक्ट देंगे क्या, डिपिवेफ्रिन, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, एड्रेनलिन के साइड इफेक्ट्स आपके सिस्टमिक और लोकल पे तो क्या है, टिश्यू नेक्रोसिस, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इंटेंसिव वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया वहाँ पे, उसके से क्या हुआ, टिश्यू का नेक्रोसिस अराउंड इंजेक्शन साइट्स, टिश्यू नेक्रोसिस ड्यू टू इंटेंस वैसोकंस्ट्रिक्शन अराउंड इंजेक्शन साइट्स अक्कर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लीकेज फ्रॉम इंट्रावेनस इंजेक्शंस। सिस्टमिक में क्या हुआ आपका, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस, आपका स्केलेटल मसल्स ट्रेमर, ठीक है। अब देखो रोल ऑफ एड्रेनलिन इन एनाफाइलेटिक शॉक, इसका बेसिक मैकेनिज्म तो क्या है, देखो ये आपका बेसिक मैकेनिज्म क्या है इसका, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, रोल ऑफ एड्रेनलिन इन एनाफाइलेटिक शॉक। देखो क्या है, इन एनाफाइलेटिक शॉक जो आपका हिस्टामिन है, हिस्टामिन स्टिमुलेट क्या करता है, एनाफाइलेटिक शॉक आपका हिस्टामिन स्टिमुलेट H1 रिसेप्टर आपकी कहाँ, आपकी स्मूथ मसल में, स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकस, ब्रोंकस में आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, H1 रिसेप्टर इन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स कॉजिंग वैसोडाइलेशन। इसका क्या होगा आपका, वैसोडाइलेशन एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है।
पहले तो आपका क्या हुआ, ये मान लो आपका H1 है, यहाँ पे भी आपका H1 है, और मान लो आपका जो हार्ट में है वहाँ पे भी H1 है। देखो H1 क्या हुआ, पहले तो स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकस में क्या हुआ, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। फिर ये स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और जब ये आपका कहाँ जाएगा, कार्डियक मसल में, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब फॉर ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये H1 रिसेप्टर थे, अब एनाफाइलेटिक शॉक में सिस्टम स्टिमुलेट करता है इनको। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे कि ये ना हो, तो हम क्या देंगे उसको, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या करेगा, जहाँ पे वैसोडाइलेशन है वहाँ पे क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, जहाँ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है वहाँ क्या होगा, आपका ब्रोंको डायलेशन। और जहाँ पर डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वहाँ पे क्या होगा, आपका इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। यही ये करता है। ये मान लो आपके लंग्स हो गए, ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, और ये क्या हो गया, आपका हार्ट। अब आपके लंग्स में आपका कौन सा रिसेप्टर था, आपको याद क्या रखना है, आपका बीटा 2, और बीटा 1 कहाँ था आपका, आपके हार्ट में, और आपका अल्फा 1 कहाँ था, आपका स्मूथ मसल्स ऑफ आपके ब्लड वेसल्स में। जैसे ही बीटा 2 स्टिमुलेट होगा वो क्या करेगा, आपका ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको डायलेशन। अल्फा 1 आपका स्टिमुलेट होगा वो क्या करेगा, आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। बीटा 1 आपका क्या होगा, जब एक्टिवेट होगा क्या करेगा, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और आपका फाइनली क्या, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखो डोपामिन। डोपामिन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। डोपामिन किस में यूज करते हैं हम, कार्डियोजेनिक शॉक में। ठीक है, आफ्टर अक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है, आफ्टर अक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन, जब भी हम लोग इन लोवेस्ट इफेक्टेड डोज, डोपामिन क्या करता है, आपकी डायलेट करता है रीनल ब्लड वेसल्स बाय स्टिमुलेटिंग D1 रिसेप्टर्स एट इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। जब भी लोवेस्ट इफेक्टिव डोज है डोपामिन की, इट डायरेक्ट्स रीनल ब्लड वेसल्स बाय स्टिमुलेटिंग D1 रिसेप्टर एंड इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, एज डोज इज इंक्रीज डोपामिन एक्ट एज एगोनिस्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर के एगोनिस्ट काम करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, और एट हाई डोजेस डोपामिन एक्टिवेट अल्फा 1। अब अल्फा 1 जैसे आपका अल्फा 1 कहाँ था, आपके ब्लड वेसल्स पे, उसकी वजह से क्या होगा, आपका अल्फा 1 स्टिमुलेट होगा, उसकी वजह से आपका इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखो कार्डियोवास्कुलर रिस्पांस टू सिंपैथेटोमाइमेटिक अमीन्स। अब जो आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्पांस क्या है, देखो नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। जैसे आपके सिस्टोलिक बीपी में नोरेपिनेफ्रिन क्या करता है, नोरेपिनेफ्रिन आपका सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज, डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज, सॉरी हार्ट रेट डिक्रीज, हार्ट रेट आपका एपिनेफ्रिन की वजह से इंक्रीज होता है। ठीक है, और आपका पीवीआर इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसको एक बार फिर से समझो आप, इसको मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो क्या वो कह रहा है, कार्डियोवास्कुलर रिस्पांस हम किसमें देख रहे हैं, आपका सीवीएस का रिस्पांस और सिंपैथेटोमाइमेटिक। सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स, और कौन सिंपैथेटोमाइमेटिक जो आपकी ड्रग्स हैं कौन कौन सी हैं, आपकी नोरेड्रेनालिन ड्रग्स नहीं, आप अमीन्स कौन कौन से हैं, नोरेपिनेफ्रिन और आपका क्या, एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब जो नोरेपिनेफ्रिन है वो आपके सिस्टोलिक बीपी में क्या करेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या करेगा, और आपके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या करेगा, या फिर आपका हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट डालेगा। ठीक है, और आपके पीवीआर पे क्या इफेक्ट डालेगा। अब देखो सिस्टोलिक बीपी को तो क्या नोरेपिनेफ्रिन क्या कराएगा, सिस्टोलिक बीपी में। देखो एक चीज़ याद रखो, आपका एपिनेफ्रिन तो हर चीज़ इंक्रीज कराएगा ही कराएगा। एपिनेफ्रिन जब भी आपका वो हो रहा है स्टिमुलेट, वो कराएगा ही कराएगा आपका क्या, इंक्रीज हार्ट से रिलेटेड सब कुछ। देखो लेकिन कैसे कैसे, जब भी इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी, ठीक है, इंक्रीज एट लार्ज डोजेस, हार्ट रेट आपकी इंक्रीज, आपकी पीवीआर क्या होता है आपका, याद रखो आपका पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका इंक्रीज लार्ज डोजेज में। लार्ज डोजेज में आपका एपिनेफ्रिन हर चीज़ इंक्रीज कराएगा, और स्मॉल डोजेज में आपकी क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक है, चाहे वो सिस्टोलिक हो, डायस्टोलिक हो, हार्ट रेट हो, या आपका पीवीआर हो। अब इसमें देखो नोरेपिनेफ्रिन क्या कराएगा, सिस्टोलिक बीपी तो आपका इंक्रीज, डायस्टोलिक भी इंक्रीज, पीवीआर भी इंक्रीज, बट आपका जो हार्ट रेट है ना वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कंपनसेटरी बैरो रिफ्लेक्स एक्टिवेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ये हमने पूरा आपका एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़ लिया।